आदिकाल में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में परस्पर विरोधी तत्व दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी एक विशेष प्रवृत्ति या विशेषता को ध्यान में रखना उचित नहीं। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक मनोभाव प्रकट करते थे। संक्षेप में इतना जान लेना यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस काल के साहित्य में विविध प्रवृत्तियां और विशेषताएं मिलती है। पारस्परिक युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण इस युग में बलपूर्वक सुंदर कन्याओं की प्राप्ति भी था। इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर बुंदेलखंड के तत्कालीन सेनापति आल्हा लिखते हैं कि जिही की बिटिया सुंदर देखी, तिही पर जाई धरे हथियार। आदिकाल में एक और जहां कवियों द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर काव्य रचे जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सिद्धों, नाथों और जैनों के द्वारा भक्तिपरक काव्य रचे जा रहे थे। अतः इस युग के साहित्य को मूल रूप से रासो साहित्य और धार्मिक साहित्य दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस युग में स्वच्छंद प्रवृत्ति से लौकिक साहित्य भी रचा गया। साथ ही गद्य साहित्य के भी कुछ आरंभिक संकेत मिलते हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा में और गद्य पद्य दोनों रूपों में रचना की प्रधानता इस युग में मिलती है। इस युग में साहित्यिक प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले वीर रस की प्रधानता। वीर रस से युक्त रचनाएं इस युग में सर्वाधिक लिखी गई है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। इस काल के लेखक राजाओं पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें कई बार ना चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देते थे। इस युग में गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में लड़ते रहते थे। युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। यही कारण है कि जगनीक कवि लिखते हैं कि 12 बरिस लई कुकर जिए और 13 लौ जिए शियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इस काल में विदेशी आक्रमण के कारण भी निरंतर युद्ध हुआ करते थे, इसलिए भी इस काल में वीर रसात्मक ग्रंथों का आधिपत्य है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, बिसलदेव रासो आदि वीर रसात्मक ग्रंथ ही है। युद्धों का सजीव वर्णन इस युग में बहुत दिखाई देता है। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव प्रतीत होते हैं।
इस युग के चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर वे अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर युद्ध भी लड़ते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जहाँ जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने न केवल सैन्य बल का ही वरन युद्धों के उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का भी सुंदर वर्णन किया है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवियों के योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण ही एक सशक्त रचना मानी जाती है। प्रामाणिकता का अभाव। आदिकाल के अधिकांश रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंदके भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक भले ही ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु इन ग्रंथों में तथ्य कम और कल्पना अधिक है। परिणामतः इनके माध्यम से अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। अपने आश्रयदाता की तुलना अद्भुत अलौकिक शक्तियों के साथ करना इन कवियों की जरूरत थी। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए कई काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस युग में कई युद्ध सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े गए थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश इन काव्य ग्रंथों में होना स्वाभाविक है। इस युग के कवियों ने राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इन वर्णनों से प्रसन्न होकर राजा अक्सर कवियों को पुरस्कृत किया करते थे। बिसलदेव रासों में संयोग वियोग दोनों श्रृंगार रूपों का
सुंदर प्रयोग हुआ है। इन कवियों के श्रृंगारिक वर्णन को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे बरता, वही सम्मान पाता था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी इस युग की एक प्रवृत्ति है। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं एवं सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। ये रचयिता चारण कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। अपने आश्रयदाता की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता थी। इन कवियों को आम जनता से कोई विशेष लगाव नहीं था। जनता से रचना का संबंध सिर्फ श्रोता का रह गया था। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य, यश एवं वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। राष्ट्रीय एकता का अभाव इस युग में दिखाई देता है। आदिकाल में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यही कारण है कि इस काल में वीरता का वर्णन तो बराबर हुआ है, परंतु उस वर्णन में स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत थे। ये राजा 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। कवि जनता से अलग रहने के कारण सामंती वैभव एवं ऐश्वर्य का वर्णन अधिक मात्रा में करते थे। अतः इस काल के कवि भी संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इस काल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानती थी और उसके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखती थी। साथ ही पड़ोसी राज्य को वे शत्रु राष्ट्र समझते थे। अतः इस युग में संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं ने विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे विफल हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंज मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीमे धीमे सभी देशी राज्य विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पराजित हो गए। अतिशय कल्पना का बोध। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, पर इनमें इतिहास नाम मात्र का ही है।
इन कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है, किंतु इन राष्ट्र काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी कारण ऐतिहासिक सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता। जयनायक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। विविध छंदों का प्रयोग इस युग में मिलता है। इस युग के छंदों में विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती है। दोहा, गाथा, पद्धरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि इस युग के प्रचलित छंद हैं। इन छंदों का प्रयोग मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए भी किया जाता था। पृथ्वीराज रासों में तो कई अधिक छंद है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस विषय पर लिखते हैं कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अलंकारों का प्रयोग इस युग की रचनाओं में अतिशयोक्ति अलंकार का बहुधा प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का चित्रण भी मिलता है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग बहुधा हुआ है। भाषा शैली की बात करें तो इस काल के साहित्य में मूल रूप से अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली भाषाओं के प्रयोग मिलते हैं। सबसे पहले अपभ्रंश के विषय में बात करते हैं। यह भाषा योग मार्ग के बौद्धों की रचनाओं में, नाथपंथियों के प्रचार ग्रंथों में, जैन आचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभु सूरी आदि के ग्रंथों में प्रयुक्त मिलती है। विद्यापति ने भी इसका कहीं कहीं प्रयोग किया है। सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त अपभ्रंश में पूर्वी प्रभाव तथा जैन साहित्य में नागर और उपनागर अपभ्रंश का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इन ग्रंथों में चरित्र, रासक, चतुष्पदी, ढाल, दुहा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। विषय की दृष्टि से तांत्रिक साहित्य, वीर गाथा साहित्य, श्रृंगार काव्य तथा दर्शन साहित्य का आरंभिक रूप अपभ्रंश के ही अंतर्गत दिखाई देता है। सिद्धों और नाथों की कृतियों में लोकभाषा मिश्रित अपभ्रंश का रूप प्राप्त होता है। इस भाषा को सांध्य भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश के इस सांध्य भाषा रूप से ही पुरानी हिंदी ब्रज और खड़ी बोली पनपी है। अपभ्रंश भाषा जैसे जैसे देश भाषा की ओर बढ़ती गई, इसमें संस्कृत, तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रयोगों को अधिकाधिक स्थान प्राप्त होता गया। अरबी फारसी के शब्द भी प्रचलन में आने लगे। डिंगल और पिंगल प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रजभाषा तथा मध्य देश की भाषा के संयोग से जो भाषा बनी वह पिंगल कहलाई, जबकि अपभ्रंश भाषा से युक्त
बोलचाल की राजस्थानी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा गया। पिंगल भाषा में फारसी, अरबी, तुर्की के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। डिंगल और पिंगल का मिश्रित रूप वीर गाथाओं में दिखाई देता है। पिंगल के अतिरिक्त डिंगल में अपभ्रंश के प्रभाव के कारण संयुक्ताक्षरों और अनुस्वारों की अधिकता हो गई है। इस कारण से डिंगल भाषा कुछ कुछ कृत्रिम लगती है। वस्तुतः डिंगल राजस्थानी की रचना शैली की भाषा है और पिंगल ब्रजभाषा की रचना शैली की भाषा। मैथिली भाषा। मैथिली बिहार में प्रयुक्त एक बोली है और यह हिंदी की एक विभाषा मानी जाती है। यही कारण है कि विद्यापति की पदावली को हिंदी का ग्रंथ माना जाता है। आदिकालीन ग्रंथों में विद्यापति की पदावली का विशेष स्थान है। खड़ी बोली। इसका प्रयोग खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में मिलता है। यह दिल्ली और मेरठ के आसपास की भाषा थी। इस भाषा की क्रियाएं हिंदी की है। साथ ही इसमें अरबी, फारसी के काफी शब्द मिलते हैं। इन प्रवृत्तियों के अलावा प्रकृति का वर्णन, अंतर्विरोध, साहित्य के कई रूप, जनजीवन का अभाव आदि कई प्रवृत्तियां इस समय के साहित्य में मिलती है।